Hello friends and students, welcome to the session of income tax for BCom students। हम पिछले कुछ सेशंस में इनकम टैक्स के बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद आज हम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें उस पर्सन के बारे में जानना चाहिए जिसके लिए हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल्स। So before we start the types of residents, first we should clear the term about resident. Residential status बताता है कि एक पर्सन कहाँ रहता है। One should not be confused between the residence and citizenship. Citizenship का मतलब होता है कि कोई पर्सन कहाँ पर पैदा हुआ है, उसकी नागरिकता कहाँ की है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि वो पर्सन रहता कहाँ है। इनफैक्ट अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो इनकम टैक्स को इससे कोई लेना देना नहीं है कि पर्सन कहाँ पैदा हुआ है, बट उसे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि वो पिछले साल यानी हमारे प्रीवियस ईयर में कहाँ था। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने बेसिक टर्म्स वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। 3 वीडियोज़ मैंने बेसिक टर्म्स के ऊपर लिए थे। जब भी मैं कभी पर्सन या असेसमेंट या प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ और पूरे लेक्चर सीरीज़ में इसकी बात होगी, आप प्लीज़ उन्हें क्लियर कर लीजिए। सो जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो पर्सन हमारे प्रीवियस ईयर में यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर में कहाँ था, उसका रेसिडेंट कहाँ था, क्या वो इंडिया के अंदर था या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम उसके इनकम को टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। किसी पर्सन की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है ताकि उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जा सके। उससे पहले हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि वो पर्सन इंडिया में बिलोंग करता है या नहीं है हमारे प्रीवियस ईयर के पीरियड में। तो हमारे प्रीवियस ईयर के पीरियड में अगर वो इंडिया में रहता है तो हम उसे रेसिडेंट कहते हैं, और अगर वो इंडिया से बाहर था तो हम उसे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि NRI कहते हैं। आप सब ने ये वर्ड NRI सुना होगा। NRI का मतलब है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया से बाहर पैदा हुआ था, बस का इसका मतलब ये है कि हमारे प्रीवियस ईयर में यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में नहीं था या इंडिया में मेजर पार्ट के लिए नहीं था। एक साल में 365 दिन होते हैं और उन 365 दिनों में से सबसे ज़्यादा टाइम उसने इंडिया से बाहर बिताया है। लेकिन अगर वो इंडिया में ज़्यादा टाइम बिताता है, आधा या ऑलमोस्ट, जो इनकम टैक्स की हमारी लिमिट्स हैं उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिनको फुलफिल करने पर कोई पर्सन रेसिडेंट या NRI बन जाता है। इन दोनों अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर पाता है यानी कि वो ज़्यादातर टाइम इंडिया में बिताता है तो वो रेसिडेंट कहलाता है। लेकिन अगर उसने ज़्यादातर टाइम इंडिया से बाहर बिताया है तो वो NRI हो जाता है हमारे प्रीवियस ईयर के लिए। ये स्टेटस अगले साल चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए इस रेसिडेंशियल स्टेटस को हमें हर साल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। हर साल हमें ये देखना होता है कि वो पर्सन कितने दिन कहाँ कहाँ था, किस कंट्री में था, वो इंडिया में था या नहीं था। तो रेसिडेंट बनने के लिए और रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस, ये बेसिक कंडीशंस डिफरेंशिएट करती हैं बिटवीन रेसिडेंट होना और NRI होना। किसी पर्सन को रेसिडेंट बोलने के लिए या NRI बोलने से पहले हमें इन बेसिक कंडीशंस को देखना होगा। बेसिक कंडीशंस अगर कोई पर्सन फुलफिल कर लेता है तो वो रेसिडेंट हो जाता है, और अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं तो वो रेसिडेंट है, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट है। हम इन कंडीशंस के बारे में अभी तुरंत फिर से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। बेसिक कंडीशंस को कैलकुलेट करने के बाद अगर वो पर्सन NRI हो जाता है तो उसे NRI डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो पर्सन इंडिया के बाहर रहने वाला मान लिया जाता है। लेकिन अगर उसने बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, और उसे ये माना जाएगा कि वो मेजरली टाइम इंडिया में था। अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो हमें दोबारा से एक और चीज चेक करनी पड़ती है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट था या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था।
एक पर्सन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। यानी कि पहले हमने डिफरेंशिएट किया कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है, उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल की और वो रेसिडेंट है, तो वो किस टाइप का रेसिडेंट है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट OR है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट NOR है। इन दोनों में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं उन्हें हम कहते हैं एडिशनल कंडीशन। ये एडिशनल कंडीशंस चेक करनी होंगी और इसकी लिमिट्स और क्राइटेरिया चेक करना होगा कि क्या वो पर्सन इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है या नहीं। अगर ये फुलफिल होता है तो वो OR है, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी NOR है। तो ये फ्लो चार्ट है। अब हम बात करेंगे बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशंस के बारे में। तो हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं। पहली बेसिक कंडीशन कहती है कि उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को इंडिया में 182 डेज और मोर बिताना होगा इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब जो हम जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब कुछ, उसे हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कहेंगे। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसे 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना होगा। ये 182 डेज कहाँ से आए? 365 को जब आप हाफ करेंगे यानी 6 मंथ्स का पीरियड लेंगे तो वो 182 डेज का आएगा, ठीक है, राउंड ऑफ में। 182 डेज या उससे ज़्यादा अगर कोई पर्सन इंडिया में हमारे फाइनेंशियल ईयर में रह जाता है तो वो पर्सन रेसिडेंट माना जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल करते ही कोई पर्सन रेसिडेंट बन जाता है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसके लिए हम, जो हमारे लिए रिलेवेंट है, जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेसिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेशन हर साल किया जाता है। हर साल के लिए ये देखा जाएगा कि वो पिछले साल में यानी प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन के लिए था। तो जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं यानी RPY, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें अगर वो इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज़्यादा रह जाता है तो वो रेसिडेंट कहा जाएगा। ये 182 डेज पार्ट्स में भी हो सकते हैं। मतलब वो इंडिया में आया, 100 डेज़ के लिए रहा, फिर चला गया, फिर 50 डेज़ के लिए आया, फिर चला गया, फिर 30 डेज़ के लिए आया, 50 डेज़ के लिए आया। उस तरीके से ये हो सकता है। ये 182 डेज़ कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो पर्सन 182 डेज़ के लिए इंडिया में रह जाता है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन इस कंडीशन को फुलफिल करने में सक्सेसफुल ना हो पाए, तो उसके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ हम और लिखते हैं, और मतलब अथवा वाला, या तो ये। एक और कंडीशन है, वो कंडीशन कहती है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं पहली वाली, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि, दूसरी कंडीशन कहती है कि 60 डेज आपको रहना है। 60 डेज मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ पूरे साल में से, और मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आप अगर 182 दिन नहीं रह पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम 60 या उससे ज़्यादा दिन के लिए इंडिया में रहिए, प्लस साथ ही साथ आपका रिकॉर्ड होना चाहिए 365 डेज और मोर का, और मोर इन 4 previous years prior to relevant previous year। 365 डेज और मोर इन 4 previous years, यानी ये दो चीज़ें हैं। जो हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उसमें आप 60 दिन रह जाइए, यानी 2 महीने तक रह जाइए, कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। और फिर उसके पहले के 4 सालों का रिकॉर्ड दिखा जाएगा। उसके पहले के 4 सालों में अगर आप टोटल 365 डेज या उससे ज़्यादा रह जाते हैं, पाए जाते हैं इंडिया में, तो आपको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला 182 डेज रह जाइए इंडिया में, अगर नहीं रह पाते तो कोई बात नहीं, आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। उसको चेक किया जाएगा कि क्या वो पर्सन इंडिया में 60 डेज के लिए था पिछले साल, और उसके पहले के 4 सालों में, यानी 5 साल हो गए टोटल, पिछले साल में 60 डेज और उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर्स में
365 डेज रहना ज़रूरी है इन टोटल। तो अगर कोई इन दोनों में से कोई एक कंडीशन एक पर्सन फुलफिल कर लेता है, एक इंडिविजुअल फुलफिल कर लेता है, तो वो पर्सन रेसिडेंट माना जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते ही वो पर्सन रेसिडेंट हो जाता है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि रेसिडेंट होना क्वालिफाई हो जाता है अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो, यानी 182 डेज होते ही 182 डेज कंप्लीट होते ही एक पर्सन रेसिडेंट बन जाता है, यानी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है, चाहे वो OR हो चाहे NOR हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो रेसिडेंट माना जाएगा, वो NRI नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं एडिशनल कंडीशन बात बताऊंगा तो ये दोबारा से यही चीज़ वहाँ पर आएगी। हालांकि इसके 3 एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस हैं इसके, ऐसे 3 पर्सन्स हैं जिनके पास ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है। 3 पर्सन्स, 3 लोग, ऐसे 3 लोग हो सकते हैं जिनको ये दूसरा वाला ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए ये 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर उनके साथ ऐसी 3 कंडीशंस हैं, ऐसी 3 बातें उनके साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई हैं, तो उनको ये दूसरा वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। उनको हर हाल में 182 डेज का पीरियड इंडिया में कंप्लीट करना होगा, ये ऑप्शन उनके पास नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो NRI बन जाएंगे, और अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तभी रेसिडेंट बन पाएंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये 3 एक्सेप्शंस क्या हैं, आइए बात करते हैं। 3 एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन ये है कि वो पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, वो ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इंडियंस दूसरे कंट्रीज में भी काम करते हैं, तो पहला पर्सन वो है जो इंडिया में से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, उसे 182 डेज का रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज का पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा पर्सन है एक फॉरेन सिटीजन, एक फॉरेन सिटीजन जो इंडियन ओरिजिन का है तो वो फॉरेन सिटीजन, फॉरेनर है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का है। इसका मतलब ये है कि या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे और बाद में दूसरी जगह जाकर बस गए, दूसरी कंट्री में जाके बस गए, तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये पर्सन भी के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे पहला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। और तीसरा पर्सन है जो शिप पे काम करता है, सी शिप पे, जो समुद्र की यात्रा करता है और उस पर काम करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो शिप पर ही एम्प्लॉयड है और वो शिप से दूसरी कंट्रीज आता जाता रहता है। तो ऐसे पर्सन के पास भी ये कंडीशन, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ओके, सो ये वीडियो यहीं तक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम एडिशनल कंडीशंस की बात करेंगे। थैंक यू।